एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां हम यूपीएससी 2025 के मीन्स के आंसर को एनालाइज कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर्स सीरीज बाय सीरीज हम एनालाइज कर रहे हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। जिस सीरीज में हमने पहले एसए के पेपर को देखा, अब हम देखेंगे जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के पार्ट को। इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन को देखा। एक लेक्चर में हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखा। तो चलिए बिना देरी किए, विदाउट फर्दर एडू, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंडियन सोसाइटी से इस साल कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या पैरामीटर्स हम आंसर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो ये था कि हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये जो क्वेश्चन होगा इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको एनालाइज करूंगा, एक तरह से मॉडल आंसर की तरह। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम पॉइंटर्स को समझेंगे और उनको जानेंगे कि क्या चीजें हम उसमें लिख सकते थे। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि कीवर्ड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। दूसरा कीवर्ड है कि जो इशू है रिलेटेड टू अर्बन पॉवर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि भाई स्मार्ट सिटी क्या है, उसके बारे में बताना होगा। इंट्रो का पार्ट आपका यही हो गया। उसके अलावा आपको जो कोरिलेशन है, मतलब इंटीग्रेट करते हैं जब इंट्रो को बॉडी कंटेंट से, तो आप कैसे जाएंगे, क्या चीजें बताएंगे। तो आप बताएंगे भाई अर्बन पॉवर्टी से जुड़े हुए कोई डेटा या फैक्ट आपको पता हो। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि भाई हर सेक्शन, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, ठीक है, या स्ट्रेटा के बेसिस पे हो, ठीक है, इन दोनों की केस में आप सबको प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं। यानी कि आप बेसिकली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट भी होता है। ठीक है, इक्विटेबल। और सबसे बड़ी बात है, प्रीएम्बल में मेंशन भी है हमारे। ठीक है, तो जो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अबाउट स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, 2015 में। और इसका एम क्या था, बेसिकली इसका एम क्या था, एम था दो चीजें। एक तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें, किसका, रिसोर्सेज का। तो रिसोर्स एलोकेशन हो, एक्सेसिबिलिटी हो। रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी हो। और दूसरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये बेहतर हो। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट भी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसीलिए कई बार कई सारे जो यूपीएससी के फैकल्टीज होते हैं या यूपीएससी क्रैक किए हुए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो आपको बताते हैं हमेशा कि आपको जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक इंटर रिलेशन आना चाहिए। वो पता होना चाहिए कि क्या चीजें हम कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो जो एक्स्ट्रा आपका राइट है, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें मेंशन है कि स्टेट आपको प्रोवाइड करता। तो यहाँ भी स्टेट की ही तो बात हो रही है। तो स्टेट ही तो आपको स्मार्ट सिटी मिशन से जोड़ता है। तो ये तो बेसिकली एम हुआ। अब इसके कुछ पिलर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो उसका पिलर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका बेसिकली एरिया बेस्ड अप्रोच। ठीक है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे। सेकंड बार आप क्या करेंगे, सेकंड चीज आप करेंगे कि प्लान सिटी करेंगे। ठीक है, पहले आपने एरिया पकड़ा, एक एक एरिया देखा, जैसे एमपी लाइट स्कीम है। ठीक है, तो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, वो लोकल एरिया आप यहाँ पे
चेक किए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, पैन सिटी जा रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे सिटी को आप कवर कर रहे हैं, अर्बनाइज कर रहे हैं, बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तीसरा, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, कोर इंफ्रा एलिमेंट्स क्या हो सकता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए होता है, हाउसिंग छत चाहिए होता है, ठीक है, रोड्स चाहिए होते हैं, फिर बढ़िया एयर क्वालिटी मिले, ये सारी चीजें होती है बेसिक नीड्स जो फुलफिल करना काम होता है स्टेट का, तो वो चीजें हो गई। ठीक है, इसके अलावा अब ये चीजें कर रहे हैं तो ये कैसे होगा, तो ये होगा बाय फंडिंग एंड इनिशिएटिव। यहां पे इसीलिए आपको आंसर में इनिशिएटिव्स के बारे में भी मेंशन करना होगा, फंडिंग्स के बारे में भी मेंशन करना होगा, बेसिकली मतलब इनिशिएटिव ज्यादा आपको दिखाना। तो सबसे पहला जो आपका आंसर आता है वो आता है कि इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग की हम बात करें। तो जब इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे तो क्या क्या चीजें करेगा, इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो वो आपको बेसिकली सबसे पहले तो देगा अफोर्डेबल हाउसिंग। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात होगी, भाई सबको मिले मौका, तो ये हो गया इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग है, आप इंक्लूड कर रहे हैं लोगों को। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं अर्बन प्लानिंग के साथ, तो आप स्लम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ। स्लम का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये भी तो आपको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दे रहा है ना, कि जो लोग स्लम में रहते हैं जिनके पास बेसिक एमिनिटीज बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाते, हम उनको भी बेसिक चीजें दे रहे हैं जो जरूरी है। तो स्लम रीडेवलपमेंट करेंगे, स्लम, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है जो ये हम कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह, पीएम आवास। ठीक है, पीएम आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहा है, स्लम ड्वेलर्स को दे रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला पोर्शन जो इंक्लूसिव फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि आपको ई गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की बात करनी है। तो ई गवर्नेंस का तो बहुत सारे एग्जांपल है, आप डिजिटाइजेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटाइजेशन की बात कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए आप बताएंगे कि भाई आजकल ई गवर्नेंस हो रहा है, तो ई गवर्नेंस का एग्जांपल ई मैम के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है, डिजिटाइजेशन के थ्रू दे सकते हैं। आप इसमें और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपका आधार, तो ई आधार हो गया। ये सारे एग्जांपल्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ई गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के बारे में एक दो लाइन बता के कि क्या होगा। ट्रांसपेरेंसी की बात हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो वोटर्स हैं यानी जो इलेक्टर्स हैं हम लोग, और जो अर्बन पुअर्स है वो भी इलेक्टर्स हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो जो हम जिन्हें चुन रहे हैं क्या वो हमारे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, ये पता चले। स्किल डेवलपमेंट की जब बात आती है, स्किल डेवलपमेंट का आपको लिखना होगा स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट में आप बेसिकली बताएंगे कि भाई हम किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूटिव करें, तो जेंडर बेस्ड और सारी चीजों को मिलाते हुए कैसे क्या क्या कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट करेंगे स्किल इंडिया प्रोग्राम से। ठीक है, दूसरा आप स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया करेंगे, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, तो ये भी आपको भाई स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। इसके अलावा DAY, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये बेसिकली क्या करता है, MU, इसका जो एक पार्ट है NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना इज नथिंग बट लाइवलीहुड मिशन। तो अब हम अर्बन लाइवलीहुड की बात करेंगे कि बेसिक कॉन्स्ट्रेंट्स को फुलफिल करें, जो एक पैरामीटर सेट बाय सोसाइटी है
उस पैरामीटर्स तक वो खरे उतरे, मतलब उतना बेसिक जो चीजें चाहिए टू बिकम नॉन पुअर, वो चीजें तो मिले उनको। ठीक है, तो जो पॉवर्टी रिडक्शन की हम बात करते हैं वो यहां से आएगा। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की बात होगी। इसके बाद बारी आती है एफोर्डेबल पब्लिक सर्विस। आपने देखा होगा कि कई स्टेट्स जैसे दिल्ली है, ठीक है, आप बेंगलोर में देखिए, तो इस यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए फीमेल्स को क्या मिलता है, ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करेंगे एफोर्डेबल पब्लिक सर्विस के लिए, अब आप कोशिश करेंगे कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हो उनके जो प्राइसेस हो वो लो हो, तो ट्रांसपोर्ट की बात हम कर लिए। इसके अलावा और कौन से पब्लिक सर्विस हो सकते हैं, तो वाटर एक पब्लिक सर्विस है, जो आपको घर में टैप वाटर मिलता है, तो टैप वाटर की बात आप कर सकते हैं। हर घर नल योजना, इसके थ्रू एफोर्डेबल पब्लिक सर्विस मिल रहा है। ठीक है, इंप्रूव्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पे आप बात करेंगे रोड्स। ठीक है, इसके अलावा आप बात करेंगे जो दूसरे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस, अंडर ब्रिज, ईटीसी, कुछ भी जो भी आपको लगे इंप्रूव्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके अलावा आप एजुकेशन रिलेटेड चीजें भी बता सकते थे कि एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पे ऐड किया जा सकता था। सेफ्टी एंड सोशल जस्टिस की जब बात आती है तो यहां हम क्या करेंगे, सेफ्टी एंड सोशल जस्टिस, तो आपको पता है कि भाई स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी विल रन ऑन स्मार्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सेफ्टी और सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई अलग अलग सिटीज में, जो ज्यादातर सिटीज है वहां पे आपको सीसीटीवी कैमरास दिखेंगे, सीसीटीवी की बात हो रही है। इसके अलावा आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी बनाए जा रहे हैं जो वुमेन संबंधी हो, वुमेन की रिक्वायरमेंट के लिए हो, वुमेन की सेफ्टी के लिए हो, तो उस तरह के एग्जांपल्स अगर आपको पता हो तो वो मेंशन करिए। तो इस तरह से आप आंसर को क्या करेंगे, कॉन्फाइन करेंगे कि एक बेटर आंसर की तरह हम पहुंच रहे हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट आप बात कर रहे हैं डिजिटल इंक्लूजन की, क्योंकि इसका एक मेथड स्मार्ट सिटी कैसे होगा, जब डिजिटाइज होगा। ठीक है, तो डिजिटाइजेशन के लिए सबसे प्रॉपरली हम क्या कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई आज के टाइम में हम डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं, डिजी पेमेंट्स, डिजी लॉकर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल इंक्लूजन के साथ साथ आप और क्या करेंगे, इंक्लूजन डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, आप बता सकते हैं डीबीटी। ये सारे में प्रॉपर आप लिखेंगे, तो ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, आपका बॉडी कंटेंट, जहां पे आपने उसके बारे में बताया कि कैसे स्मार्ट सिटी का जो इनिशिएटिव था, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव जो मिशन था, वो कैसे इंप्रूव कर रहा है या इशू किया कौन सा अर्बन पॉवर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को, पर क्या ये पूरी तरह कर पाया। तो थोड़ा सा पॉइंटर आप चाहें तो कंक्लूजन उससे पहले लिख सकते हैं बॉडी कंटेंट में ही, कि हमने ये सारी चीजें देखी, पर फिर भी इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम एरिया वाइज डेवलपमेंट करते हैं, जब तो शुरुआत हम एरिया वाइज अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जिनके पास कैपेबिलिटी है वो उस एरिया में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, उस एरिया में क्या बोल सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर जाते हैं। तो वो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस हम चाह रहे थे इंक्लूसिव हो, वो इंक्लूसिव ना होके दो ग्रुप्स में बढ़ जाता है। बेसिकली आप और खाई देखेंगे अमीर और गरीब में, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, तो आप चाहे तो वो आंसर में आप यूटिलाइज कर सकते थे, लिख सकते थे। और लास्ट में कंक्लूजन आप लिखेंगे कि इस जो स्मार्ट सिटी मिशन था, इसने बहुत हद तक अलग अलग डायमीटर्स में, अलग अलग पैरामीटर्स में अपने आप को बेहतर बताते हुए अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को क्या किया, टारगेट किया है। और उसके लिए हमने ये देखा कि भाई बहुत सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट आज भी वो फोकस कर रही है, प्राइम फोकस है कि किसी तरह हम एक बेटर एफोर्डेबल फ्यूचर दे पाए अर्बन सोसाइटी को भी, क्योंकि आज के समय में अर्बनाइजेशन
जो हो रहा है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा एक मॉडल आंसर जो हमने पहले क्वेश्चन के लिए देख लिया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि द इथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कंसाइज इलुसिडेट। तो बेसिकली वो कीवर्ड्स क्या क्या है? सिविल सर्विस, फिर उसके बाद आता है प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कॉन्साइंस। तो बेसिकली आप इंट्रो या जो चीजें शुरुआत करना चाहेंगे तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि जो सिविल सर्विसेज है, इट कंसिस्ट ऑफ द वर्ड सर्विस एंड सर्विस इज ऑलवेज हैज अ पैरामीटर। ठीक है, कि कितना कॉम्पिटेंट है ये आपको बताना होगा। तो पहले आप बताएंगे कि भाई सिविल सर्विस का जो प्रोफेशनलिज्म है, इट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटेंसी। जैसे सिटीजन चार्टर में लिखा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिए जाते हैं। ठीक है, इनके थ्रू आप बता सकते हैं। तो आपने इंट्रो की बात की, उसके बाद आप क्या करेंगे? जब बॉडी कंटेंट में आएंगे तो आप बताएंगे भाई प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक कॉन्साइंस के बारे में अलग अलग चीजें, फिर उनको एक साथ मर्ज करके बताएंगे। तो ये आपका बॉडी कंटेंट होगा। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी के लिए क्या होना जरूरी है, यानी प्रोफेशनलिज्म होने के लिए क्या होना जरूरी? इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो इम्पार्शियल होना जरूरी है। इम्पार्शियल होना मतलब बेसिकली विदाउट एनी प्रिजुडिस एंड विदाउट एनी बायसनेस। तो कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए कोई किसी चीज में सिविल सर्वेंट को, क्योंकि सिविल सर्वेंट के सामने जो भी लोग हैं या जो भी जिनके लिए भी हमें सर्व करना है, वो वहां पे ना तो जेंडर बायसनेस कर सकता है, ना कास्ट बायसनेस कर सकते हैं, ना आप क्लास बायसनेस कर सकते हैं। ये चीजें होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो लॉ दिया हुआ है, यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना होगा। तो कुल मिला के आपको द लॉ ऑफ लैंड पे काम करना होगा। ठीक है, लॉ ऑफ लैंड क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू विच अ सिविल सर्वेंट हैज टू वर्क विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द सेट लिमिट्स। ठीक है, खुद से कोई चीजें नहीं कर सकता है, तो न्यूट्रल होना पड़ेगा। ठीक है, इम्पार्शियल होना पड़ेगा, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। दूसरा, एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज की बात होती है। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि भाई नॉलेज और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। तो ये एक्सपर्टीज कैसे आएगी? एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की। ठीक है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के थ्रू आएगी। और एफिशिएंसी कैसे आएगी? जब हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पढ़ते होंगे या पॉलिटिकल साइंस, तो उन्हें पता है कि एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझते हैं, सीपीए। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। हमारे खुद का प्रियम्बल ही आप देख लीजिए, हमारे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना है? विथ कंपैरिजन। तो हमने जो बेस्ट चीजें थी पूरी दुनिया से वो एक्सेप्ट की। तो वैसे ही आपको भी सिविल सर्विस में सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो सर्विस प्रोविजन कब होगा? क्योंकि आज के समय में हम अच्छी सर्विस मांगते हैं। ठीक है, गुड सर्विस, जिसे हम गुड गवर्नेंस के साथ जोड़ते हैं। तो गुड गवर्नेंस कब आएगा? जब सर्विस जो होगी वो बेटर होगी। फिर बात जाती है अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होगा? तो भाई आप जो सिटीजन चार्टर, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन चार्टर को फॉलो करें। इसके अलावा आपके पास मेथड है, आरटीआई के थ्रू आप जांच सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक तरह से बांध के रखती हैं सही करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है नेशनलिस्टिक कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब क्या? कॉन्साइंस मतलब आप खुद से क्या सोचते हैं, मतलब आपके अंतर मन से क्या चीजें निकलती हैं। तो सबसे पहले तो आपको अगर सिविल सर्वेंट है तो सिविल सर्वेंट को नेशन बिफोर सेल्फ होना चाहिए।
आपने सुना होगा कि जब भी आर्म फोर्सेस की हम बात करते हैं तो आर्म फोर्सेस का एक नारा होता है कि सर्विस ऑफ नेशन बिफोर सेल्फ। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे भी इंप्लाई करना होगा कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको खुद से ऊपर किसको रखना होगा, नेशन को, नेशन बिफोर सेल्फ। मतलब जो आपकी खुद की जो भी इच्छाएं हैं वो बाद में आएंगी, पहले आएगी नेशन। दूसरा पोर्शन आएगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए काम करना होगा, तब आपका नेशनलिस्टिक कॉन्सेंस हो, क्योंकि नेशन को आप जोड़ने की बात करें तो नेशन को जोड़ने की जब बात करते हैं हम तो सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि बेसिकली सोसाइटी को और इकोनॉमी को एक साथ लाना, यानी कि इक्विटेबल रीएडजस्टमेंट, इक्विटेबल शेयर, फेयर शेयर को प्रोवाइड करना। ठीक है, फेयर शेयर की बात कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि जस्टिस की बात करें हम, सोसाइटल जस्टिस। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, सोसाइटी भी डेवलप कर रही है और इकोनॉमिक भी डेवलप कर रही है। और लास्ट में गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी की तरह काम करना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है हमारी तब तक रहेगी जब तक सिविल सर्वेंट जो है वो, या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक सर्वेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं उनको गार्ड करेंगे। यानी लॉ ऑफ लैंड को ही सुप्रीम माना जाएगा। तो सुप्रीमेसी किसकी होगी, लॉ ऑफ लैंड की। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का समावेश। ठीक है, समावेश यानी दोनों को आप एक साथ जोड़ के सिंथेसिस करते हुए बता सकते हैं कि भाई बेटर डिलीवरी या वेलफेयर स्टेट बनाना है आपको। तो हमारे डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है। तो वेलफेयर स्टेट कब बनेगा, जब सर्वेंट्स जो है, सिविल सर्विस जो है वो प्रॉपरली इन दोनों के सिंथेसिस से चलेगी, यानी इम्पार्शियल, न्यूट्रल एंड इट शुड बी नेशन बिफोर सेल्फ के कॉन्सेप्ट को मानते हुए चलेगी, यानी इन दोनों को ऐड करते हुए चलेगी। ठीक है, एक्सपर्टीज एफिशिएंसी हो प्लस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी हो, जिसके कारण, अकाउंटेबिलिटी के कारण आप गाइड करेंगे डेमोक्रेसी को। बेसिकली यही चीजें हैं जिन्हें हमको इंटर रिलेट करते हुए चलना है। अब हमने तो ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लिया, पर क्या इसमें कुछ चीजें हमको देखने को मिलती हैं जो कि गलत है? तो बिल्कुल, आज आप इसमें चाहें तो कुछ पॉइंटर्स लिख सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे रेट टेपिज्म। रेट टेपिज्म को पता हो, लाल फीताशाही। इसका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको और देर से करते हैं। ठीक है, लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि आप जो सिविल सर्विस है तो वो पॉलिटिसाइज हो रही है। ठीक है, यानी ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो रही है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको जो बेसिक इथोस है ऑफ सिविल सर्विस, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ, ये चीजें हो नहीं पा रही है पूरी तरह प्रॉपरली। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, लॉर्ड का कॉन्सेप्ट। तो अभी भी ये लॉर्ड का कॉन्सेप्ट आता है, यानी जिसे हम हिंदी में माई बाप कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि गांव वगैरह में आप जब भी आप आईएएस आईपीएस या बड़े ओहदे अधिकारियों से बात करते हुए किसी भी गरीब को सुनेंगे या किसी भी नॉर्मल इंसान को सुनेंगे तो वो क्या बोलता है, वो उन्हें एज ए सुप्रीम समझता है। सर्वेंट नहीं समझा जाता है आज भी कई बार उन्हें क्या समझा जाता है, लॉर्ड की तरह। ठीक है, ये जो टेंडेंसी है ऑफ ब्रिटिश एरा वो अब तक चली आ रही है, तो इन्हें खत्म करना जरूरी है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर द सिविल सर्विस टू बी बेटर आपको ये सारे इथोस को कंबाइन करके चलना होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड। हाँ, तो चलिए ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा कि पूछ रहा है, डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, जस्टिफाई योर आंसर।
तो सबसे पहले देखिए कि आपका इसमें कीवर्ड कौन कौन सा है। तो सबसे पहला कीवर्ड है ग्लोबलाइजेशन। तो आपका इंट्रो पार्ट हो गया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आपको ये बताना होगा। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि पूरा एक ग्लोबल विलेज की तरह, यानी हम यहाँ जो कर रहे हैं वो चीज वहां भी कर पाए, वहां की चीजें हम यहाँ कर पाए, यहाँ की चीजें वहां कर पाए, सबको एक साथ जोड़ के रखा जाए। तो ग्लोबलाइजेशन किस फॉर्म में होता है? इकोनॉमिकली जब स्टार्ट हुआ था तो बेसिकली मॉनेटरी फॉर्म में, इकोनॉमिकल फॉर्म में था, पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बहुत सारे एस्पेक्ट को साथ में जोड़ता चला गया, उसे ही हमें बताना होगा। तो बेसिकली हमें इंट्रो पार्ट में ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना होगा। इसके बाद हमें जो बॉडी कंटेंट है वहां एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर के बारे में बताना होगा। पर यहाँ क्या बोल रहा है? ओनली। तो आपको दोनों एस्पेक्ट लिखना होगा, क्योंकि ओनली ही नहीं होता है, बेसिकली नॉट ओनली एग्रेसिव कल्चर भी तो है, उसके बारे में भी हमें बताना होगा। सबसे पहले ओनली एग्रेसिव कल्चर की बात करें तो ये क्या दे रहा है? ये फास्ट फैशन की तरफ बढ़ रहा है, फास्ट फैशन। ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं हम। ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा मिसिंग आउट वाला जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो बोलते हैं, वो हो रहा है। देखिए, इसका प्राइम एग्जांपल अभी आपको दिखेगा फियर ऑफ मिसिंग आउट का, कि अभी आपको दिख रहा है कि अभी नया लॉन्च हो रहा है आईफोन। ठीक है, उसके लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं कई 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 दिनों से। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका एग्रेसिव बोल सकते हैं कि एग्रेसिव जो कंज्यूमर कल्चर है, वो इम्पैक्ट किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है इम्पैक्ट ऑन एग्रेसिव मार्केटिंग। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के थ्रू, एक्टर एक्ट्रेस के थ्रू, मतलब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के थ्रू, आप हर दिन आपके ब्रेन में हैमरिंग की जा रही है। ठीक है, तो वो ऐसा लगने लगता है कि भाई ये अगर हमारे पास नहीं है तो हम सोसाइटी के उस पैमाने पे खड़े नहीं उतरेंगे जो चीज सोसाइटी ने तय किया है ना। अभी लोग क्यों खरीद रहे हैं? बस यही इसीलिए कि भाई मेरे पास भी एक आईफोन होना चाहिए। अब देखिए, अगर आईफोन 17 लॉन्च हो रहा है और आप आईफोन 14 ले रहे हैं, ठीक है, तो लोग आपको क्या बोलेंगे? भाई आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16, 17 आ गया, तुमने अभी फिर 16 नहीं लिया, 13 लिया, 10 लिया, जो भी लिया, या फिर मान लेते हैं कि कुछ और चीज आपने लिया, टीवी लिया। ठीक है, तो जो टीवी आप ले रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि नया लॉन्च होने के कुछ दिन बाद वो टीवी जो है मार्केट में इससे कम रेट में मिले, वो टेलीफोन भी कम रेट में मिले, या वो क्लोथ कम रेट में मिले, पर आपको उसी समय चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एग्रेसिव मार्केटिंग के थ्रू ब्रेन में हैमरिंग की जा रही, जोड़ा जा रहा है, आपके दिमाग में बैठाया जा रहा है। ठीक है, कि इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आना, का ऐड था, याद हो अगर तो। ठीक है, तो उस समय बहुत, जैसे आप देखेंगे आइडिया कनेक्टिंग पीपल से शुरू हुआ तो व्हाट एन आइडिया सर्जी तक पहुंच गया, नोकिया कनेक्टिंग पीपल था, ये सारी चीजें थी। ऐड जो आपके साथ आ रहा है, ये आपको क्या कर रहा है? बेसिकली ये आपको उस चीज को लेने के लिए बाध्य कर रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि अब ये ले ही लेना चाहिए हमें। तो इससे हो क्या रहा है? इससे ये नुकसान है कि आप वो चीजें भी ले रहे हैं जो आपकी जरूरत की नहीं है, सिर्फ दिखाने के चक्कर में। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ बढ़ रहा है आपका। ठीक है, उपभोग विलास बढ़ रहा है, लग्जरी बढ़ रहा है, ठीक है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, आप वोलेटाइल होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है डंप बढ़ रहा है, जो सोसाइटी में वेस्टेज है ना, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक, तो एग्रेसिव कल्चर आप क्यों, क्या देखा जा रहा है? देखिए, आपको पता हो तो हम सस्ती चीजें लेते हैं, महंगी, हम लॉन्ग लास्टिंग चीजों पे अभी ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि हमें हर दिन कुछ चेंजेस चाहिए। तो अगर हम लॉन्ग लास्टिंग चीज को लेंगे, लंबे समय तक चलेगा, तो खुद दूसरे जो सोसाइटी के लोग हैं वो बोलेंगे यार ये तो पहले से तुम्हारे पास है, काफी दिन से चला रहे हो, अब इसे बदल, है ना। तो ये चीजें हमें सोचनी होंगी। यहाँ पे यही चीज हो रही है एग्रेसिव कल्चर में, जो एग्रेसिव आपका कंज्यूमर कल्चर है, यही हो रहा है। मिसिंग आउट होने का डर,
मटेरियलिस्टिक लाइफ, फास्ट फैशन, चेंजिंग फैशन, ठीक है, डेली चेंजिंग फैशन हो रहा है। तो ये हो गया। अब नॉट ओनली एग्रेसिव कल्चर की हम बात करें, नॉट ओनली एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म की बात करें, तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई पूरे जो बाउंड्रीज हैं, सेट पैरामीटर्स हैं, सेट एरिया है, उससे बढ़ के आप एक ग्लोबल मार्केट बन रहे हैं। तो जो आइडिया है जो कहीं और मिलता था वो भी यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से बेसिकली थोड़ा सा फायदेमंद भी है, ऐसा नहीं कि नुकसान ही दे रहा है। तो क्या हो गया कि नॉट एग्रेसिव में बोलेंगे हम स्प्रेड ऑफ गुड्स हो रहा है, आइडियाज हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो रहा है, कल्चरल एस्पेक्ट्स बढ़ रहा है, इसीलिए। अब कंज्यूमर कल्चर इंपैक्ट की बात करें तो कंज्यूमर कल्चर इंपैक्ट की बात करेंगे तो जो चीज हम पहले कल्चरली हम देखते थे कि भाई हम ये चीजें ज्यादा नहीं खाते थे, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, पर आज के समय में उसको ज्यादा लोग खा रहे हैं, ठीक है। कई बार आप देखेंगे कि जो इम्पैक्ट है वो ये पड़ रहा है कि जो दूसरे जगहों से आई हुई चीजें हैं वो हमारे एरिया से एडेप्ट करते हुए चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लेते हैं तो आपको पता है कि KFC का पूरा नाम ही है फ्राइड चिकन, पर KFC ही आजकल वेज मिल रहा है, ठीक है। आप जाएंगे किसी और, जैसे मान लेते हैं कि आप डोमिनोज में गए तो पिज्जा में आप बेसिकली जब देखते थे तो जो कॉमन पिज्जा होता था वो टोमेटो पिज्जा और आपका बेसिल पिज्जा ये सब होता था। पर आज के समय में क्योंकि आप कल्चर के साथ एडेप्ट करते चले जा रहे हैं और वहां की लोकल कल्चर उस पर इम्पैक्ट डाल रही है, तो आपको पनीर टिक्का मसाला पिज्जा दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखेगा तंदूरी पनीर पिज्जा। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं ये क्यों हो रही है? क्योंकि आप सामान को जो किसी और कल्चर में पाया जाता था वो अब यहाँ पे आके काफी चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे मोमोज जिसको हम डंपलिंग बोलते हैं, ठीक, चाइनीज और तिब्बत वाले इलाकों में डंपलिंग के तौर पे बिकता है, उसका पूरा परफॉर्मा ही चेंज हो जाता है इंडिया आते ही आते, ठीक है। वहां पे अगर डंपलिंग जो है वो स्टीम्ड होती है ज्यादातर, पर इंडिया में आजकल फ्राइड मोमोज मिल रहा है। तो ये जो इंडियनाइजेशन हो रहा है ऑफ डिफरेंट थिंग्स का, ये भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कंज्यूमर कल्चर इम्पैक्ट में, ठीक है। तो बेसिकली कंज्यूमर कल्चर इम्पैक्ट में राइज ऑफ ग्लोबल मार्केट हो रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, ठीक है। राइज ऑफ ग्लोबल क्या बोलेंगे, ब्रांड्स बढ़ेगा, ग्लोबल ब्रांड, ठीक है। पहले इंडिया में स्टारबक्स नहीं होता था, फिर अब स्टारबक्स आ गया, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका लोकलाइजेशन हो गया और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, फिर उसके अलावा आप देखेंगे तो जारा, ठीक है, H&M, इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो दुनिया भर में पाए जाते हैं वो सब इंडिया में भी आ गए और इंडिया में ही सिर्फ बड़े सिटीज में नहीं रह गए, अब ये छोटे 2 टीयर 3 टीयर सिटीज तक भी पहुंच गए। तो लोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक, ग्लोबल ब्रांड्स का लोकलाइजेशन हो गया, लोकलाइजेशन। तो ये तो था हमारा जो एग्रेसिव कल्चर था उससे जुड़ा हुआ। पर क्या सिर्फ एग्रेसिव कल्चर है? नहीं, पॉजिटिव डायमेंशंस भी तो है बियॉन्ड कंज्यूमरिज्म के, ठीक है। जैसे आप एजुकेशनल बायसेस से आगे बढ़ गए, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बन रहा है, टेक जायंट्स बन रहे हैं, टेक जायंट जैसे गूगल, ठीक है, टेक जायंट जैसे एप्पल, टेक जायंट जैसे टेस्ला या दूसरे अदर टेक जायंट्स, ठीक है, IBM वगैरह। तो ये भी अब इंडिया में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडियंस को भी बड़े बड़े पोस्ट मिल रहे हैं। तो वो कब होता है आसान? जब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला, है ना। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको दिखेगा कि लोकल्स को ग्लोबल मार्केट मिल रहा है, ग्लोबल फॉर लोकल्स हो रहा है ना, एंड लोकल्स फॉर ग्लोबल, ग्लोबल फॉर लोकल, दोनों चीजें हो रही कि ग्लोबल मार्केट के लिए लोकल्स भी जा रहे हैं, सामान देख रहे हैं। जैसे खादी ग्राम उद्योग का आप एग्जांपल दे सकते थे, जो वोकल फॉर लोकल है ना, ये कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते थे, वोकल फॉर लोकल। तो लोकल जो है ग्लोबली अपना एक ट्रेंड बना रहा है। आपको पता है कि भाई पूरी दुनिया में पश्मीना शॉल जो है बहुत ज्यादा फेमस है,
उसके अलावा इंडिया के सिल्क बहुत फेमस है। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये ज्यादा इजीली हमको मिल पा रहा है जब हम यहाँ से वहां ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कल्चरल आप देखेंगे, सिर्फ यही नहीं, कल्चरल मिंगलिंग हो रहा है। ठीक है, दो नए डिफरेंट कल्चर्स मिंगल कर रहा है, कुछ नया आइडिया मिल रहा है। ठीक है, एजुकेशन इजी हो गया, आप दुनिया भर के कहीं भी बड़े बड़े कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। ट्रैवलिंग, टूरिज्म बढ़ गया है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन के कारण पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। तो बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है? बैलेंसिंग फैक्टर है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे लिए दोनों तरीकों से फायदेमंद होता है। कैसे? एक तो आपको एग्रेसिव कल्चर क्या करेगा कि डेली आपका जो मार्केट इकोनॉमी है उसको बढ़ाएगा। ठीक है, दूसरा इसका दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट ये भी हो रहा है कि भाई कंज्यूमरिज्म के कारण या ग्लोबलाइजेशन के कारण अब सामान खरीदने के लिए आपको बहुत दूर भी नहीं भटकना पड़ता है। आपको पता है कि भाई डिजिटाइजेशन होने से आप घर बैठे बैठे भी कोई चीज ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म का पार्ट है। जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, तो जितना भी टेली शॉपिंग आप देखते हैं वो इजी हो गया। आपको पहले आपको मार्केट तक जाना पड़ता था, अब वो मार्केट आपके घर तक आता है। तो इस कारण क्या हो रहा है ना कि एग्रेसिव मार्केटिंग, एग्रेसिव फिनोमिना के कारण आपको ग्लोबलाइजेशन के कारण ही ये चीजें देखने को मिली, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तब जाके आसान हुआ। आज आपको पता है कि भाई यही ग्लोबलाइजेशन है जिसके कारण इसरो और नासा भी साथ में मिलकर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल हो पाई हैं? जब ग्लोबलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका बैलेंसिंग स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि नॉट ओनली एग्रेसिव बट इट हैज सर्टेन पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल ऑन द सोसाइटी, ऑन द ग्लोब। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप एंड कर सकते थे मल्टी डायमेंशन एब्स्ट्रैक्ट देके। ठीक है, तो ट्रेडिशनल चीजों को भी मौका मिल रहा है और ग्लोबल चीजों को भी मौका मिल रहा है। ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी चाहिए थी। चलिए, इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई how do you account for the growing fast food industry given that there are increased health concerns in modern society? Illustrate your answer with the Indian experience. इंडियन एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना है कि कैसे ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्री जो है वो इंक्रीज कर रही है हेल्थ कंसर्न मॉडर्न डे सोसाइटी में। ठीक है, हमने देखा है कि जो पहले जब समय था तो उस समय ज्यादातर जो खाना या जो भी फूड बनता था वो बेसिकली ऑर्गेनिक एंड होममेड ज्यादा होता था। पर आज के समय में टाइम बाउंडेशन बहुत कम, मतलब बेसिकली हम एक कॉन्सेप्ट है टाइम डेफिशिएंसी का, तो वो टाइम डेफिशिएंट है हम लोग। ठीक है, टाइम डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि हमें बहुत तेजी से बहुत कुछ चेंज करना है अपने लिए, सबको। ठीक है, हर कोई टाइम बाउंड भी होता है और हर कोई को टाइम डेफिशिएंसी होती है। इस कारण हम क्या चाहते हैं कि जो इजीली अवेलेबल चीजें हैं आज के समय में हम उसे एक्सेप्ट कर लें, उसे ही यूटिलाइज करें। तो अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, ये एक प्रॉपर इम्पैक्ट डाल रहा है कि भाई अर्बनाइजेशन हुआ है। ज्यादातर जो रूरल परिदृश्य के लोग थे दे आर मूविंग टुवर्ड्स सिटीज फॉर जॉब्स, क्योंकि एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ। ठीक है, पहले हम एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थे, आज के समय मिक्स सोसाइटी है। एग्रीकल्चरल लैंड की कमी होने के कारण भी ऐसा हुआ है। लाइफस्टाइल चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब हमारे पास वो सारी चीजें उपलब्ध है, अवेलेबल है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, आज के समय में एसी लगता है। ठीक है, पहले कार में एसी नहीं होता था, आजकल बाथरूम में लोग एसी लगवा रहे हैं। लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत ज्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो गए, बहुत ज्यादा ही क्या बोल सकते हैं, लग्जरी लाइफ जीने के आदी होने लगे। तो अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंज के कारण हमारा ये हो रहा है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन
मैंने बता ही दिया पिछले में। तो ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल इन्फ्लुएंस के कारण, क्योंकि जब मूवमेंट होती है तो एक कल्चर से दूसरे कल्चर और एक आइडिया से दूसरा आइडिया ट्रांसमिट करता है। ठीक है, पहले हमने कब सोचा था कि भाई हम 200 रुपए की कॉफी पियेंगे, 250 300 रुपए की कॉफी पियेंगे, तो कैफे कॉफी डे में जाके लोग कॉफी पी रहे हैं, स्टारबक्स में लोग कॉफी पी रहे हैं। ये सब जो वेस्टर्न आइडिया के इन्फ्लुएंस के कारण ही हुआ है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक, हमारा जो बिहेवियर है वो, क्योंकि हम क्या हो रहे हैं, डिजिटाइज हो रहे हैं, इसीलिए हमारा बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। डेली हमें कुछ न्यू थिंग्स की रिक्वायरमेंट होने लगी है। हमें हमेशा आज के समय में क्विक मोड चाहिए रहता है, क्योंकि हमें क्विक चीजें मिले, इसीलिए हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ने लगे कि अब हमारे पास तो समय नहीं है। या हमारा बिहेवियर ऐसा हो गया कि भाई हम पहले क्या लेते थे, गेहूं, उसे धोते थे, सुखाते थे, पिसाते थे, अब खाते थे। लेकिन आज के समय में हम सीधे आटा ले आते हैं, या आजकल तो होममेड मतलब मार्केट मेड रोटीज बनने लगी हैं कि आपको घर में रोटी भी नहीं बनानी है, जाके सिर्फ इसे हीट करिए और खा लीजिए। ये जो इजी गोइंग डेली हो रहा है हमारा लाइफ, ये भी इम्पैक्ट कर रहा है। हेल्थ कंसर्न इमर्ज हो रहा है, आपको ये पॉइंटर्स लिखने होंगे। जैसे हेल्थ कंसर्न में क्या, जो नहीं फैलते हैं वैसे बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, जैसे ओबेसिटी। ओबेसिटी के कारण आपको दिखाई देगा कि आप और ऑयली चीज खाने के कारण या फास्ट फूड खाने के कारण आज के समय में हार्ट डिजीज बढ़ते जा रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बढ़ रहा है। ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं, लोगों को बीपी, शुगर, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये हेल्थ कंसर्न एमर्ज हो रहा है। इंडस्ट्रियल एडेप्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हम चाह रहे हैं कि भाई हमें सस्ते और जल्दी चीजें मिले। ठीक है, तो इसी कारण हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा कि भाई चिप्स की इंडस्ट्री हो गई है, सॉस की इंडस्ट्री हो गई है, यहाँ तक कि आज आपको दिखाई देगा कि जो चीजें हम घर में बनाते थे, जैसे फाफड़ा जल, कचौड़ी, समोसा, नॉर्मल चीजें जो घर में भी बन सकती थी, आज वो पैकेज फूड में आ रही है। तो पैकेजिंग के बढ़ने के कारण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के फैलने के कारण भी आपको दिखाई देगा कि फास्ट फूड इंडस्ट्री बढ़ रही है, फास्ट फूड का कंजप्शन बढ़ रहा है हमारे देश में। हमारे यहाँ ऐसा कोई पॉलिसी या रेगुलेशंस नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि बेसिकली हम दूसरे देशों में क्या होता है कि स्कूल के आसपास, कई सारे ऐसे देश है जो स्कूल के आसपास जंक फूड की दुकानें नहीं लगने देते हैं, स्टॉल नहीं लगने देते हैं, पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। आप देखेंगे कि इंडिया में स्कूलों के अंदर ही कैंटीन्स में आपको मैगी, पास्ता, ऐसे फास्ट फूड आइटम्स बहुत ही इजीली अवेलेबल दिखाई देते हैं। ठीक है, जंक फूड आपको बहुत आसानी से दिखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है ज्यादा गवर्नमेंट का कि नहीं हमें ये चीजें नहीं बनानी है या इतना कंटेंट। आपको याद हो, अगर मैगी में लेड निकला था, ठीक है, तो उस समय उस चीज को थोड़े दिन के लिए बैन कर लिया गया था, लेकिन उसके अल्टरनेट चीजें तो बिक रही थी। तो भाई एमडी जो बेसिकली बोल सकते हैं कि जो हम कलरिंग, फूड कलरिंग यूज कर रहे हैं, इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ एक्सपायरी कितना होना चाहिए, उसके लिए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। यहाँ तक कि हम जो खाना खा रहे हैं मार्केट में, पैकेज्ड फूड में, उसका भी चेकिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो FSSAI जो फूड सिक्योरिटी इंडस्ट्री FSSAI, वो भी ये चीजें देख रही है। सब लोगों को ये चीजें चेक करनी होंगी और रेगुलेशन बनाना होगा, तब जाके हम फास्ट फूड जो कंजप्शन हो रहा है हमारे देश में उसको रोक पाएंगे। जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, फास्ट फूड इंडस्ट्री, उनको भी हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। लास्ट में इंडियन एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आफ्टर जो हमारा बोल सकते हैं 20th सेंचुरी, ठीक है, मिड 20th सेंचुरी से जब हम आजाद हो रहे थे या हो चुके थे, उस समय के टाइम पीरियड से आप देखें तो हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगा। क्यों? क्योंकि हम जब फ्री हुए तो फ्री विल में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें भी चुनने लगी। हमारा जो पॉलिसी मेकिंग था वो चेंज होने लगा। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री से अब
हम सर्विस सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्री ज्यादा बनते चले जा रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर से हम सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करने लगे। इस कारण जो प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज थी उनका डिक्लाइन देखने को मिला, एंड सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज थी उनको बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ग्लोबलाइजेशन और इन सबका इम्पैक्ट आपको इसमें आंसर में इंक्लूड करना था। तो हमारा एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया कि भाई हमारा एक्सपीरियंस यही है कि हम कई बार हमारे जो इंडियन कल्चर है वो ये कहता है कि जो भी चीजें नहीं दिखती हैं हम उसको जल्दी ही अडेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस भी बताता है कि जो पॉलिसी मेकिंग हुई है उनमें कुछ फ्लॉज थे, उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ कमियां थी, और कई बार हमने इजी भी बना दिया ताकि हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो वो रैपिड हो। इस कारण भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। बैलेंसिंग, इसके लिए आप बता सकते हैं कंक्लूजन में कि माना कि हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है, वो ग्रो कर रही है, और इसी कारण हमारे पास बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। पर इसलिए हम इसे पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते हैं, दो ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं, पर हमें इसे रेगुलेट करना होगा। इस तरह का बैलेंसिंग एक्ट आप आंसर में लिख सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विथ एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कुड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ पुअर पीपल्स नीड। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट आपको पहले समझना होगा, ठीक है। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना कि इंडिया जैसी कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में पुअर पीपल की नीड को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ का एम्फेसिस करें ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ। तो बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पुअर पीपल का एक कॉन्टेक्स्ट है कि उनका अलग विचारधारा है। तो पुअर पीपल बेसिकली क्या होते हैं, कौन होते हैं? जो जिनको तुरंत चीजें चाहिए होती है, ठीक है, तो जिनके लिए डेली सर्वाइवल एक बड़ा टास्क होता है। पर जो गवर्नमेंट है या जो बेसिकली कंट्री है वो सस्टेनेबल ग्रोथ कब करेगी? जब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम वो चीजें बचा सके जो अभी फिलहाल हमारे पास मौजूद है। हम ग्रोथ तो करें, पर ग्रोथ कैसे करें? ग्रीन ग्रोथ करें। तो बेसिकली हम ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बट ये ग्रीन ग्रोथ करने से क्या पुअर पीपल का नीड के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है? ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट। तो हमें बेसिकली शुरुआत में बताना होगा अबाउट क्या चीज है इन दोनों के बारे में, कि कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होता है और वो कैसे पुअर पीपल के साथ इंपैक्ट डाल सकता है। तो पुअर पीपल के बारे में बताइए और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बताइए पहले इंट्रो में। फिर जब हम बात करते हैं, जब हम सेकंड पोर्शन में आते हैं यानी कि जो बॉडी कंटेंट की बात करते हैं, तब हमें एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहला जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो है एनर्जी नीड वर्सेस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। पुअर पीपल को तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है, तुरंत चीजों की जरूरत होती है, पर इंडिया सोच रहा है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करें। तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करने में पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें इंपैक्ट डालेंगे। तो वो चीजें हमें क्या करिए पुअर पीपल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में डाल रही हैं। जैसे जो पुअर पीपल है वो आपको बायोगैस जैसी चीजें जल्दी नहीं ले सकते, तो वो केरोसिन ऑयल, ठीक है, या दूसरे ऑयल या फिर फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हुए अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। पर कंट्री क्या चाह रही है कि भाई फॉसिल फ्यूल का बर्निंग कम हो, ठीक है, केरोसिन ऑयल जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन कम हो, उनको कम यूज किया जाए। तो ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर रही है पुअर पीपल और एनर्जी ट्रांजिशन के बीच में, या बेसिकली बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में, ग्रोथ के बीच में, ठीक है। तो अब वो क्या है, पुअर लोग सोलर एनर्जी पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स वगैरह खरीदना महंगा पड़ेगा, ठीक है, सब्सिडी भी दे अगर गवर्नमेंट तो भी उतने नहीं होते उनके पास कि केरोसिन के कंपैरिजन में वो ले लें। ये सारी चीजें हैं जो आप उनको समझना होगा देश को कि भाई यहाँ पे इंडिया में ये इम्पैक्ट डालता है। जब तक हम इन्हें नहीं उठाएंगे, यानी पुअर पीपल को जब तक हम अपलिफ्ट नहीं करेंगे, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कर पाना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। दूसरा, एग्रीकल्चर वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन।
ठीक है। एग्रीकल्चर की बात जब आती है तो एग्रीकल्चर कहाँ होगा? जहाँ प्लेन लैंड होगा, जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहां एग्रीकल्चर करना मुश्किल है। तो हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए पेड़ काट रहे हैं। पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना करेंगे अगर, तो फिर एग्रीकल्चर कैसे कर पाएंगे? तो दोनों चीजें क्या है? कॉन्फ्लिक्ट करें। पुअर पीपल किस पे रहेंगे? रिलाई करेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड चीजों पे, डेली खाओ उगाओ डेली खाओ वाला हिसाब, ठीक है। पर अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने के लिए वहां पेड़ लगा दें तो पेड़ को बढ़ने में भी टाइम लगेगा और प्लस एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर जो लोग पहले से वहां एग्रीकल्चर कर रहे थे, पुअर पीपल, वो क्या करेंगे? तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो आपको एग्जाम्पल दिखेगा कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि जब हम बोलेंगे कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ प्रोटेक्शन करना है, कि एग्रीकल्चर अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे हम बोले कि आप यूज करिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो वो महंगा पड़ेगा। ठीक है, आप यूज करिए फर्टिलाइजर्स की, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो वो भी महंगा पड़ेगा। तो जो गरीब लोग हैं वो सस्ती चीजों पे जाएंगे, चीपर थिंग्स पे, तो फर्टिलाइजर्स लेंगे वो लोग, ठीक है, पेस्टिसाइड्स लेंगे वो लोग जो सस्ता मिलेगा। इसके अलावा वो लोग वैसे बीज वगैरह लेंगे जो क्विक रिएक्ट करें, मतलब रिजल्ट दें। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे होगा? दूसरा, आपको पता है कि भाई अगर एनवायरमेंटल बचाना है तो बर्निंग नहीं करना। पराली जो जलती है दिल्ली के पास, आपको दिखा होगा कि दिवाली के आसपास बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है पराली के जलने से। हरियाणा पंजाब में जब पराली जलाई जाती है, तो वो चीजें हम कैसे रोकेंगे? गरीब लोग थोड़ी उसके लिए टेक्नोलॉजिकल यूज करके उनको प्लग करेंगे एक एक चीजों को, एक एक आपके जो वेस्टेज है ग्राउंड पे उसको। तो वो इजी एक्सेसिबिलिटी क्या दिखती है? फायर कर देना, बर्न कर देना। तो वो इसलिए हम यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना हो तो फिर पुअर पीपल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। फिर बारी आती है अर्बन ग्रोथ वर्सेस स्लम ड्वेलर्स की। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको भी ग्रोथ करना होगा अर्बन सोसाइटी का, और अर्बन सोसाइटी में जहां हम बात करते हैं स्लम ड्वेलर्स की, तो वो लोगों के लिए बहुत कम एरिया कन्फाइंड होता है जहां पे वो लोग आसान रह पाते हैं। बट जब हम ग्रोथ करेंगे अर्बन ग्रोथ, तो वहां पे हम क्या देखेंगे कि जो पैचेस जहाँ एक एरिया में कन्फाइंड है, स्लम्स, उन्हें हम हटाएंगे, उन्हें हम रिहेबिलिटेट करेंगे। तो जब रिहेबिलिटेशन होता है तो वो रिहेबिलिटेशन हो जाता है सिटी के आउटर में, जिसके कारण उनकी जॉब्स में दिक्कत होती है गरीब लोगों की। ठीक है, उनको वहां तक आना जाना मुश्किल हो जाता है। जहां पहले वो सिटी के बीच में कहीं पे होते थे जहां से उनको डेली वेज मिलना आसान होता था, अब वो मुश्किल होता जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज करती हैं। फिर बारी आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस लाइवलीहुड की। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब ज्यादा होगा तो वर्किंग किसको ज्यादा मिलेगी? मिलेगी पुअर्स को। लेकिन फिर अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो फिर सस्टेनेबल ग्रोथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कार्बन एमिशन बढ़ेगा। ठीक है, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना कार्बन फुटप्रिंट खराब होगा हमारा। तो उन कार्बन फुटप्रिंट्स को बचाने के लिए फिर हम ग्रीन एनर्जी या ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो उस कारण क्या होगा, जो लाइवलीहुड होगा वो कम होता चला जाएगा। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन कम करेंगे तो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, पर अगर हम इंडस्ट्री कम करेंगे तो पुअर पीपल का जॉब खत्म होगा, और जॉब खत्म होगा तो लाइवलीहुड कैसे मिलेगा? और लाइवलीहुड नहीं मिलेगा तो वो डेली सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ही हमें यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पुअर पीपल नीड। अब बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो भाई इंक्लूसिव पॉलिसी लाएंगे। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना होगा जिससे पॉलिसी इंक्लूसिव हो। जैसे आपको पता हो कि इंक्लूसिव सस्टेनेबल, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं 11th-12th 5 ईयर प्लान से 11th और 12th में, तो आपको देखने को मिला है कि वहां इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ग्रीन जॉब्स दीजिए। ठीक है, अगर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसे ट्रेन करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करवाइए, सरकार का काम होना चाहिए। ऐसे जॉब्स क्रिएट करना चाहिए जहां पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली जॉब्स मिले। जैसे आपको पता हो तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस रिलेटेड हो, ठीक है, जो या फिर जो डायरेक्टली प्राइमरी जॉब्स होती है ना, उस पे काम करें, प्राइमरी सेक्टर वाले फोकस पे करें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो
वो सस्टेनेबल हो, मतलब लैंड यूज मैक्सिमम टाइम हो सके, ठीक है, लैंड डिग्रेड ना हो। आप क्या करें, अलग अलग तरह की फार्मिंग का इस्तेमाल करें, अलग अलग तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, इरिगेशन मेथड्स को नया नया बताएं उन्हें, जिसके कारण सस्टेनेबल ग्रोथ मिले। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से हम उसको आज के समय में सस्टेनेबल ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ा सकते हैं। लास्ट में आता है क्लाइमेट जस्टिस प्रिंसिपल को हमें समझना होगा, और उसके थ्रू ही हमारी बेसिकली सारी पॉलिसीज भी बननी चाहिए। तो क्लाइमेट जस्टिस प्रिंसिपल क्या है? आज आपको देखने को मिलता है कि जब हम ज्यादा एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कंक्रीट रोड हम बना रहे हैं, ये भी जरूरी है कि सस्टेनेबल ग्रोथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो। अदरवाइज जो कंक्रीट रोड या कंक्रीट जंगल हम जो बना रहे हैं, जिसके कारण ही आपको देखने को मिलेगा कि जो मदर अर्थ है वो कई बार उसका रिवेंज ले लेती है। आपको कई बार फ्लड्स देखने को मिलेंगे, कई बार अलग फॉरेस्ट फायर देखने को मिलता है, कई बार लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। तो ये जस्टिस प्रिंसिपल के कारण ही होता है, इसे हमें समझना होगा और इसे साथ में लाके इंप्लीमेंट करना होगा, तब जाके आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ तक पहुंच पाएंगे। और दूसरा, आप इंडिया जैसे गरीब, जो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं बेसिकली, उन तक आप पुअर पीपल की नीड को भी फुलफिल कर पाएंगे। तो कुल मिला के आपको क्या करना होगा कि आपको पुअर पीपल अपलिफ्टमेंट करना होगा, यानी पुअर्टी कम करनी होगी, पुअर्टी एलिवेशन करिए एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे अप्रोच करिए। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको यही चीजें अपने आंसर में मेंशन करनी होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइनल क्वेश्चन हमारा देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सिस, दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। इस पे आपके ओपिनियन देने हैं हमें। सबसे पहले देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ट्राइबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट, और इसका दो एक्सेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि भाई जो ये हम बात करें ट्राइबल डेवलपमेंट की, वो क्या है। तो बेसिकली वो है कि रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमें ट्राइबल डेवलपमेंट करना है। तो मतलब ट्राइबल एरिया से हमें रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना है या एक्सप्लॉइट करना है। दूसरा, एक्सप्लोरेशन करने के साथ साथ आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के नाम पे भी ट्राइबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इंडिया में देखते हैं। तो ये होगी इंट्रो वाला पार्ट। अब बात आती है भाई कि डिस्प्लेसमेंट एक्सेस के थ्रू कैसे ये जुड़ा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे आप देखेंगे इंफ्रा डेवलपमेंट हो गया, फिर आपका बोलेंगे हम सेकेंड पॉइंट तो डैम्स हो गया, रिजर्वायर्स हो गया, भाई इंफ्रा का पार्ट आ गया, डैम्स, रिजर्वायर्स, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं तो इसके साथ साथ आपको माइनिंग हो गया, यानी कि कुल मिला के आप बोलेंगे कि एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो मिनरल एक्सट्रैक्शन या माइनिंग, ये सारी चीजें होगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे, जिनके कारण हम क्या करें, डिस्प्लेस करते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे। एग्जाम्पल डैम का आप ले सकते हैं, सरदार सरोवर डैम। माइनिंग के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कोरबा माइंस, ठीक है। तो वहां पे रहने वाले आदिवासी समूह को हमने डिस्प्लेस किया दूसरे एरिया में, क्योंकि हमें वहां से मिनरल एक्सट्रैक्ट करना था। तो ये सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे हो रहा है काम, ठीक है। तो उसके बाद बारी आता है भाई कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस है कि भाई लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड है, यानी उनका जो हैबिटेट है वो कम होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे अपने ट्रेडिशनल लाइवलीहुड से, कल्चरल डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस आप बताएंगे कि भाई एक तो कल्चरल डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, कल्चरल लाइफ से या उनके ट्रेडिशनल लाइफ से वो अलग हो गए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कल्चर का, ट्रेडिशन का, कल्चर का क्या होगा, चेंजेस। इसके अलावा लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड होगा,
लैंड मतलब बेसिकली उनका हैबिटेट, हैबिटेट की बात करें, लैंड तो वही रहेगा, उनका हैबिटेट, उनका घर चला जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के कारण उनको दिखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि हम उन्हें कहीं और शिफ्ट करते हैं, पर क्या होता है कि वो जो उनका बेसिक आइडिया था, जहां पे वो रहते थे, जहां वो कल्चर को बचा के रखते थे, वो चीजें उनसे अलग हो जाती हैं। फिर दूसरा बात आता है रिहेबिलिटेशन एक्सिस का, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन एक्सिस के बारे में हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे भाई राइट्स की, उनके रिस्टोरेशन की, वाइल्ड लाइफ मेजर्स की। तो इसमें देखेंगे पॉलिसी मेजर्स की बात हो रही है सबसे पहले, ठीक है। रिहेबिलिटेशन एक्सेस में पॉलिसी पैसा आपको पता हो, उसके अलावा आपको देखिएगा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी जो था, ठीक। तो क्या क्या मेजर्स हो गए आपके, सबसे पहला मेजर तो आपका ये हो गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसके अलावा पेसा एक्ट, पेसा, ठीक है। इसके अलावा आर एंड आर, रिहेबिलिटेशन एंड रेस्टोरेशन एक्ट। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं, इनके थ्रू आपको दिखेगा कि रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, ठीक। क्योंकि भाई वहां पे हमें क्या करना है, कुल मिला के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें रिहेबिलिटेट करते हैं, उस एरिया से अलग करते हैं। जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क डिक्लेयर होता है कोई एरिया, तो वहां से हम उन्हें दूसरे जगह भेजते हैं। तो इनके इसके बारे में थोड़ा सा आप बता देते, तो रिहेबिलिटेशन एक्सेस के बारे में आप आंसर में जस्टिफाई कर पाते। फिर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का कुछ एग्जाम्पल दे सकते थे, जहां भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ भी जैसे सरदार सरोवर डैम हो गया, कोरबा माइनिंग हो गया, बस्तर माइनिंग हो गया, ठीक है। झारखंड में बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको माइनिंग्स, जहां से वहां के ट्राइबल एरियाज मुंडास को शिफ्ट किया गया, रिहेबिलिटेट या डिस्प्लेस किया गया। तो ये सारी चीजें हो, कॉन्सिक्वेंसेज मैंने बता दिया कि भाई उनको, उनका हैबिटेट, उनका होम उनसे अलग हो जाएगा, उनका ट्रेडिशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनली वो जहाँ रहते थे, जिस नेचर में वो रहते थे, वो चीजें शिफ्ट होंगी, कल्चरल फिनोमिना शिफ्ट होगा। क्योंकि अब जो जिस एरिया में वो शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पे हो सकता है कि वो लोग वो चीजें ना कर पाए जो पहले वहां पे अपने एरिया में करते थे, अपने हैबिटेट में करते थे। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि भाई बहुत सारे यूथ हाउसेज होते थे ट्राइबल एरिया में, आप देखेंगे कि यूथ डॉर्मेट्रीज होती हैं, जहाँ पे यूथ जो है वो डेली इवनिंग में अपने कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। तो वो रिचुअल्स नहीं हो पाएंगे दूसरे एरिया में जाने से। जैसे आप दे सकते थे एग्जाम्पल घोटुल का, छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में होता है। तो घोटुल क्या है, बेसिकली यूथ डॉर्मेट्री है, जहाँ पे जो वहाँ के यूथ होते थे उस एरिया के, वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ प्रोग्राम्स, कुछ फंक्शंस, कुछ रिचुअल्स वहाँ पे डेली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब बियॉन्ड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की हम बात करें, तो जब वो डिस्प्लेस या रिहेबिलिटेट होंगे, तो उनका जो एजुकेशन है और स्किल डेवलपमेंट है वो भी हो सकता है, क्योंकि जब वो उस एरिया में ही रहेंगे तो वो बाकी एरिया से कोऑर्डिनेट या कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। पर हाँ, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वो अब जब वो रिहेबिलिटेट हुए हैं, किसी दूसरे एरिया में डिस्प्लेस हुए हैं, तो वहां वो लोग वहां के कल्चर के साथ इंटरमिंगल करेंगे और एक नया कल्चर भी बनेगा, नया एजुकेशनल बैकग्राउंड उन्हें मिलेगा, ठीक है। मॉडर्न डे एजुकेशन के साथ वो ज्यादा इंटर रिलेट कर पाएंगे, अपने आप को ज्यादा जुड़ पाएंगे, स्किल डेवलप होगा। क्योंकि जब वो लोग जो ट्राइबल एरिया में रहते थे, तो जो कुछ चीजें ही कर पाते होंगे, वो अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कर सकते थे, कुछ स्किल डेवलप करके। इसके अलावा हेल्थ स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा आसानी से, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, उसका बेनिफिट मिल पाएगा आसानी से। ट्राइबल एरिया में हर एक को ढूंढ पाना और उनको बाइफरकेट करके उन्हें बेसिकली वो चीजें दे पाना मुश्किल था। इसके अलावा अगर आयुष्मान भारत की ना भी बात करें, तो ट्राइबल एरिया में हॉस्पिटल्स बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर वो डिस्प्लेस हो गई किसी सिटी या किसी स्मॉल सिटीज में भी पहुंचना है, तो वहां उनको हेल्थ बेनिफिट मिल जाएगा।
क्योंकि मेडिकल सर्विसेज वहाँ अवेलेबल होंगी। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि अब वो मॉडर्न डे एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, जहाँ पहले सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट रिलेटेड आइटम्स के साथ ही वो अपना दिनचर्या करते थे, अपना लाइवलीहुड करते थे, अब वो उनका लाइवलीहुड कुछ और चेंज हो सकता है। हो सकता है कि वो जहाँ डिस्प्लेस हुए हैं वहाँ कोई फैक्ट्री है उसमें काम करने लगे। ठीक है, हो सकता है एग्रीकल्चर का फिनोमिना करने लगे, हो सकता है पोल्ट्री फार्मिंग करने लगे, हो सकता है डेयरी होने लगे, फिशरीज होने लगे, कोई भी दूसरे तरीके का एम्प्लॉयमेंट अपने लिए जनरेट कर पाए। कल्चरल प्रिजर्वेशन करने की बात हो तो ठीक है, अब हमें ये भी देखना होगा कि वो अपने आप, जब हम उन्हें डिस्प्लेस या रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट अगर रिहेबिलिटेट कर रहा है तो उनकी कल्चर को भी प्रिजर्व करने का कोशिश करे। ये आंसर में आपको पूरा मेंशन करना होगा। लास्ट में आपको इन चीजों को बताना होगा कि क्योंकि भाई हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और साथ ही साथ हमें ग्रीन वाइल्ड लाइफ को भी बचा के रखना है, तो हमें दोनों चीजें करनी है। रिहेबिलिटेट और डिस्प्लेस होंगे लोग, पर हमें कोशिश करना होगा गवर्नमेंट को कि वो मिनिमम से मिनिमम चीजें कर पाए, ताकि जो कल्चर और जो ट्रेडिशन लॉन्ग टर्म से लास्ट कर रहा है वो रहे। हाँ, एकदम अर्जेंसी हो, एकदम बहुत ज्यादा नीड हो, तो ही वो लोग कोशिश किया जाए कि ट्राइबल डेवलपमेंट के फोकस करते हुए डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेट करें। नहीं तो अगर पॉसिबल हो तो कोशिश किया जाए कि ट्राइबल डेवलपमेंट उसी एरिया में उनको वहां से विदाउट डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के हम प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस के डायमेंशन जो मैंने आपको दे दिए। अब और भी डायमेंशंस इसमें यूज कर सकते थे, सिर्फ ये दिए हुए डायमेंशंस ही नहीं होंगे, इसके अलावा और भी आपके डायमेंशंस आप यूटिलाइज कर सकते थे। चलिए, तो इसी के साथ यहाँ पे इस क्लास को हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप जितने भी हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए उनके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना खुद का आंसर आप लिख के उसे मैं करेक्ट कर दूंगा, चेक कर लूंगा और आपको उसमें चेंजेस जो करने होंगे वो बता दूंगा। इसके अलावा उसका एक मॉडल आंसर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जब हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन जीएस पेपर 4 तक कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे से लेके जीएस पेपर 4 तक का हर एक क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर हम अपने वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।